हे एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो इन दी जर्नी ऑफ गेटिंग रिच। आज की इस वीडियो में हम नेस्ले इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। नेस्ले इंडिया लिमिटेड को सेलेक्ट करने के पीछे कुछ स्पेशल रीजंस है, वो सारे रीजंस इस वीडियो में आगे चलते हुए हम समझेंगे। सबसे पहले इसके बिजनेस, इसके फंडामेंटल, इसके टेक्निकल्स, उसके साथ इसके ग्रोथ स्कोप को समझेंगे, क्योंकि ऐसा हम हर वीडियो में करते आए हैं, जिसके बाद हमें एक बेहतर एक आउटलुक समझ आता है किसी भी कंपनी का। तो सीधे हम इसके बिजनेस को समझने के लिए इसकी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। तो वेबसाइट को मैंने यहाँ ओपन कर लिया है। तो ये नेस्ले इंडिया एक एफएमसीजी सेक्टर की एक कंपनी है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर एक कंपनी है, तो वैसे ही नेस्ले इंडिया भी है। इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट है, 200 प्लस इनके प्रोडक्ट हैं अभी करेंटली। तो इनके सारे प्रोडक्ट को समझने के लिए मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ और सबसे पहले बेवरेजेस में हम देख लेते हैं बेवरेजेस में क्या क्या इनके प्रोडक्ट हैं। तो मैं बेवरेजेस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देख पाएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ये कॉफ़ी, चाय और अदर चीज़ें बेवरेजेस के अंदर बनाते हैं। तो इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट जैसे नेस्कैफ़े, नेस्कैफ़े क्लासिक, नेस्कैफ़े गोल्ड, नेस्कैफ़े सनराइज़, नेस्टी और ये भी और भी इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सारे इनके बेवरेजेस के अंदर प्रोडक्ट है। उसके बाद ब्रेकफास्ट सीरियल की बात करें तो ब्रेकफास्ट सीरियल में भी देख पाएंगे कि काफ़ी सारे ये सीरियल्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे नेस्ले ब्रेकफास्ट सीरियल्स हुए, कोको क्रंच हुआ, कोको क्रंच एक और ये नया प्रोडक्ट है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट इनके सीरियल्स में भी हैं। उसके बाद थर्ड जो आता है चॉकलेट्स एंड कन्फेक्शनरी, तो काफ़ी सारी चॉकलेट्स को भी ये बनाते हैं, जैसे बारबन हुआ, किटकैट हुआ, मंच हुआ, मिल्की बार हुआ। और ये सारे प्रोडक्ट इंडियन मार्केट के अंदर, इंडियन इकोनॉमी के अंदर, इंडियन किचन्स के अंदर, होम्स के अंदर ये यूज़ किए जाते हैं, खाए जाते हैं। काफ़ी अच्छे इनको लोग पसंद किया करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके पास प्रोडक्ट लोग पसंद नहीं करते, तो लोग पसंद भी करते हैं। डेयरी में आते हैं तो डेयरी में आके देख सकते हैं कि यहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं इनके, चाहे वो मिल्क पाउडर हो, चाहे कुछ और तरह के पाउडर हो, तो वो सारे प्रोडक्ट्स भी इनके पास हैं। नेस्ले A+1, नेस्कैफ़े, नेस्कैफ़े मिल्क मेड, तो ये भी प्रोडक्ट इनके पास हैं। उसके बाद न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन में भी इनके पास प्रोडक्ट्स हैं, लेक ग्रो, सैरी ग्रो, नैन ग्रो, जर्बर, तो ये सारे प्रोडक्ट भी इनके पास हैं। उसके बाद फूड्स की बात करें तो फूड्स में भी काफ़ी, तो इनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे मैगी, जो कि हर घर में मुझे लगता है इंडिया के अंदर मैगी बनता ही होगा, और मैगी के अंदर भी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट है इनके पास। तो मैगी एक और नया प्रोडक्ट है, ये भी अलग प्रोडक्ट है। तो अलग डिफरेंट टाइप के ये फ्लेवर्स मैगी के अंदर निकालते भी रहते हैं। तो R&D में भी काफ़ी ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। उसके बाद ब्रांडिंग एंड फूड सर्विसेज की बात करें तो ये प्रोफेशनली कुछ मशीन्स भी इन लोगों ने तैयार करी हैं। जैसे अगर आपको ऑफिस में आपने देखा होगा नेस्कैफ़े की मशीन लगी होती है, तो वहाँ से आप जा कर के हॉट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी आप निकाल सकते हैं। तो इसकी ये जो लिंक भी उन्होंने दिया हुआ है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ जाकर देख पाएंगे कि यहाँ पे जो कोल्ड बेवरेजेस हैं, कोल्ड कॉफ़ी हुआ या कुछ और तरह के बेवरेजेस हुए, वो बना सकते हैं आप। प्रोफेशनल्स के लिए बेसिकली ये होता है। उसके बाद यहाँ देख पाएंगे फूड बनाने की भी इन्होंने मशीन्स कुछ यहाँ पे लॉन्च की हैं, जिससे इनका बिज़नेस और भी आता है। वापस आते हैं और देखते हैं और कुछ इनका कोई प्रोडक्ट बचता है कि, तो यही सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं। अब प्रोडक्ट हमें समझ में आता है कि ठीक है, एफएमसीजी सेक्टर के अंदर है, इन्फ्लेशन हाई रेट कितना भी हो, तो एफएमसीजी सेक्टर इन्फ्लेशन से थोड़ा सा बच के रहता है, क्योंकि इनके पास पावर होती है कि ये लोग अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को बढ़ा करके, जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से, वो पास ऑन कर सके कंज्यूमर को, ताकि इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ पे इंटैक्ट रह सके। और वापस आके इसके फंडामेंटल्स को यहाँ समझ लेते हैं। तो स्टॉक का पी 77.7 है। इंडस्ट्री पी से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है, पर अगर इसको कंपेयर करना है तो खुद से ही हम इसको कंपेयर करेंगे। तो पी रेशियो पे मैंने यहाँ क्लिक किया हुआ है। 5 ईयर में देखेंगे तो 5 ईयर से थोड़ा सा जस्ट ऊपर है। 10 ईयर की बात करें तो 10 ईयर से थोड़ा सा काफ़ी ऊपर है। बट बेसिकली देखा जाए तो ये पिछले काफ़ी टाइम से इसी रेंज के अंदर यहाँ पे ये पी इसका रहता है। तो लेटेस्ट 5 ईयर, 3 ईयर की बात करें तो 3 ईयर में भी ये 3 ईयर के पी रेशियो से नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो ऑन एन एवरेज अगर देखें तो पी रेशियो के हिसाब से यहाँ पे कंपनी सही नज़र आती है। ROC और ROE इस कंपनी का आप देखिए 147% एंड 113%। तो इट्स अमेजिंग। तो ROC ROE दोनों यहाँ पे बहुत अमेजिंग है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो डेट यहाँ पे इनकी मैनेजेबल है, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। प्लेजिंग परसेंट 0 है, कोई भी प्रोमोटर्स का जो शेयर है वो प्लेज नहीं हुआ है। नीचे आते हैं और देखते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को। देखें तो हाईएस्ट एवर इनकी सेल्स है लास्ट 12 क्वार्टर्स के अंदर। इवन बाकी पिछले क्वार्टर्स होंगे उनके कंपेरिजन में भी हाईएस्ट एवर सेल्स है। प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे थोड़े से कम हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट हाई है, तो इस वजह से यहाँ पे जो मटेरियल के प्राइसेस हैं वो थोड़े बढ़ गए हैं। यहाँ पे आप देख भी पाएंगे जो एक्सपेंसेस हैं, इसको मैं एक्सपेंड करके दिखाता हूँ। तो 46% अभी हो गया है, जो पहले का भी 42, 41, 40 के आसपास रहते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पे इनके प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से घटे हैं। जो प्रॉफिट मार्जिन कभी 26, 24, 25 के आसपास रहते थे, अभी थोड़े से कम हो गए हैं, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट है थोड़ा सा कम हुआ है इन कंपेरिजन टू दी लास्ट क्वार्टर्स।
तो फिर भी स्टिल देखा जाए तो पिछले जून क्वार्टर के कंपैरिजन में इतने कुछ ख़राब रिजल्ट नहीं है, थोड़ा सा ही सिर्फ यहाँ पे एक डिप देखने को मिला है, शायद 1-2% का डिप ये होगा। पर जैसे ही यहाँ पे मटेरियल के प्राइसेस यहाँ पे कम होंगे, इन्फ्लेशन थोड़ा कम होगा और ये अपने जो प्रोडक्ट के प्राइसेस को रिवाइज कर करके उस इन्फ्लेशन के प्राइस को कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे तो वापस से इनके प्रॉफिट मार्जिन आने शुरू हो जाएंगे। और ऐसी कंपनी ने क्योंकि ये नेस्ले कंपनी काफ़ी सालों से इंडिया के अंदर बिजनेस कर रही है, तो इस वजह से इनको बिजनेस करना आता है, तो धीरे धीरे करके ये सब चीज़ों को रिकवर कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ देख पाएंगे कि कंपनी लगातार है ग्रो करती हुई नज़र आ रही है और इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में जैसे मैंने कहा 20, 22, 23 तो 20 से ऊपर यहाँ पे रहते हैं, अभी भी 23% पे यहाँ पे स्टैंड करते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ के अंदर। उसके बाद नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे हाईएस्ट एवर है लास्ट ईयर के अंदर। और आने वाले जो क्वार्टर होंगे जैसे यहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट जुड़ता रहेगा तो मुझे लगता है कि फिर से ये हाईएस्ट एवर पे ही यहाँ पोस्ट होने चाहिए। सेल्स यहाँ पे अच्छी है 10% के आसपास 5 ईयर्स के अंदर और लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ के अंदर 11% के आसपास। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक दिखती है यहाँ पे। ट्रेलिंग 12 मंथ में कुछ कम हुई है क्योंकि वही अगेन इन्फ्लेशन की वजह से, पर यहाँ पे स्टॉक में कोई कमी नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है, इसीलिए इसका जो स्टॉक का प्राइस है थोड़ा सा कम भी हुआ है। इन्फ्लेशन ग्लोबल टर्म्स की वजह से यहाँ पे स्टॉक के प्राइस में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। बैलेंस शीट की बात करें तो हम देख ही चुके हैं, बोरोइंग्स इनकी बहुत मैनेजेबल बोरोइंग्स है इन कंपेरिजन टू द रिजर्व्स दे हैव। और उसके बाद फिक्स्ड एसेट इनके पास 3000 करोड़ के फिक्स्ड एसेट है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी कुछ है इनके पास अभी। और जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो हमेशा पॉजिटिव रहा है, जो कि यहाँ पे बहुत एक यहाँ पे अच्छा पॉइंट है इस कंपनी के लिए होता है, किसी भी कंपनी के लिए होता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर देखा जाए तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास तो नहीं है कुछ भी, FII DII के पास यहाँ पे 11% और 9% की होल्डिंग है। पर पब्लिक के पास अगर देखा जाए तो पब्लिक के पास पिछले 3 क्वार्टर्स के अंदर यहाँ पे शेयर होल्डिंग जो है कम हुई है, तो 16-17% के आसपास शेयर होल्डिंग थी, फिर वो कम हुई फिर लास्ट क्वार्टर के अंदर, फिर एक और क्वार्टर के अंदर फिर से यहाँ पे और कम हुई। तो ये दिखाता है कि यहाँ पे स्टॉक का प्राइस वापस से ऊपर जाना शुरू कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक से माल लिया जा रहा है या कहाँ पे जा रहा है, वो जा रहा है तो DII यहाँ पे बाय कर रहा है, क्योंकि FII ने भी यहाँ थोड़ी सी सेलिंग करी है। पर यहाँ पे हमें कुछ मैटर करता नहीं है, क्योंकि DII यहाँ पे बहुत स्ट्रांग यहाँ हो चुके हैं, इंडियन लोगों के पास पैसा है तो वो उसको ओवरकम कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे देख पाएंगे कि DII ने लगातार अपनी यहाँ पे होल्डिंग को बढ़ाया है। तो अब इसके साथ हमने बिजनेस को समझ लिया, इसके फंडामेंटल्स को समझ लिया, इसके ग्रोथ स्कोप को भी यहाँ समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या ग्रोथ हमें नज़र आती है। तो मैं बाकी 2 टैब्स को यहाँ क्लोज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी जो ग्लोबल इनके हेड हैं, CEO हैं नेस्ले कंपनी के, उन्होंने बताया कि वो लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं, कि एक बड़ा अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं इंडिया के अंदर। कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हैं वो हम यहाँ देख लेते हैं। तो उसको देखने के लिए मैं एक आर्टिकल को यहाँ ओपन कर लेता हूँ। तो दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट 5000 करोड़ रुपीज़ इन इंडिया टिल 2025। तो नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर ये लोग 5000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और इससे पहले इन्होंने अभी तक कितना इन्वेस्टमेंट किया है वो भी एक बार हम समझ लेते हैं। तो ये देखेंगे कि पिछले 60 सालों से कंपनी इंडिया के अंदर यहाँ पे बिजनेस कर रही है, और पिछले 60 सालों के अंदर इन्होंने जो टोटल इन्वेस्ट किया है वो 8000 करोड़ का किया है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 60 सालों में जितना इन्होंने इन्वेस्ट किया है उसका लगभग 60-70% वो लोग यहाँ पे 5000 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं विद इन दी नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो यहाँ से जो कंपनी है एकदम से डबल होने के चांसेस पूरे रखती है। हो सकता है आने वाले 1-2 सालों के अंदर और इन्वेस्ट करें तो यहाँ से पूरी डबल की इन्वेस्टमेंट हो जाए। तो ये दिखाता है कि यहाँ पे इंडिया के ऊपर ये काफ़ी बुलिश है, इन्होंने ऐसा कहा भी है। तो इन्होंने ऐसा बोला भी, आई थिंक इट्स एबंडेंटली क्लियर दैट वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट एन इंडियन डिकेड ईयर। तो जैसे हम कहते भी हैं कि इंडिया का डिकेड है, इंडिया के आने वाले टाइम में बहुत ग्रो करने वाला है, बट ये खुद इस बात को कह रहे हैं कि इंडिया का सिर्फ डिकेड नहीं है, सिर्फ 10 सालों की बात नहीं है, इंडिया यहाँ पे बहुत आगे ग्रो करने वाला है। इंडिया के यहाँ पे एक दशक कहो, बहुत यहाँ पे एक दौर आने वाला है इंडिया का। तो बहुत बुलिश है इंडिया की इंडियन मार्केट के ऊपर ये जो CEO हैं नेस्ले के ग्लोबल CEO, और इसीलिए वजह से वो 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट में वो R&D के ऊपर, बिजनेस फैक्ट्रीज लगाने के ऊपर ये लोग, फैसिलिटीज़ लगाने के ऊपर ये लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं, ताकि जो कंज्यूमर्स को डिमांड जो चाहिए कंज्यूमर को वो ये लोग प्रोवाइड कर पाए। और जैसा वो करते भी आए हैं, नए नए फ्लेवर्स निकालते हुए आए हैं अपने सारे ही प्रोडक्ट्स के अंदर, और इनके प्रोडक्ट्स को लोग पसंद करते भी हैं, इंडियन के अंदर हम लोग पसंद करते भी। तो इतना ये लोग इन्वेस्ट करने वाले, तो दिखाता है कि अगेन यहाँ से जितना कंपनी ने अब तक ग्रो किया है इसका डबल होने के चांसेस कंपनी के पूरे अभी यहाँ से हैं।
अब वापस आते हैं इसके टेक्निकल्स को एक बार समझ लेते हैं। टेक्निकल पे हमें क्या नज़र आता है, तो टेक्निकल पे मुझे यहाँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कप विद हैंडल का रिवर्स हेड एंड शोल्डर का मुझे यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ नज़र आता है। वो मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ किस तरह से। तो ये इसका हो सकता है ये लेफ्ट शोल्डर बनेगा, उसके बाद ये हेड बनेगा और यहाँ से फिर एक और यहाँ शोल्डर राइट शोल्डर बनाता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। तो ये इन्वर्टेड रिवर्स हेड एंड शोल्डर के बेसिस पे जब चलना शुरू होगा तो जितनी उसकी डेप्थ होती है उसको निकाल के हम उसकी नेकलाइन के ऊपर निकालते हैं और उसके बाद प्लॉट करके देखते हैं कितना यहाँ पे हमें कैपिटल गेन नज़र आता है। तो करंट प्राइस से अगर इसकी बात करें तो करंट प्राइस से जो हमें टोटल गेन नज़र आता है वो नज़र आता है लगभग 30% यानी कि 24,049 24,050 का यहाँ पे मुझे टारगेट नज़र आता है इस पैटर्न के बेसिस पर। और क्योंकि यहाँ पे अभी रिसेंट हाई की भी बात करें, क्योंकि हाईएस्ट एवर इनकी सेल्स हुई है और जैसे ही हाईएस्ट एवर इनका प्रॉफिट आना शुरू होगा, ये इन्फ्लेशन की वजह से जो मटेरियल प्राइसेस बढ़े उसको जैसे ही ओवरकम करेंगे तो वापस से ये अपने हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स पे ज़रूर जाएंगे। और यहाँ से अगर हाईएस्ट एवर तक की भी बात करें, शॉर्ट टर्म की भी बात करें तो शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पे लगभग हाईएस्ट एवर तक की हम बात करें तो हाईएस्ट एवर तक को मैं यहाँ मान के चलता हूँ। हाईएस्ट एवर यहाँ पे इस लेवल पे हाईएस्ट एवर है, तो हाईएस्ट एवर जाने में भी 11% से ज़्यादा का गेन यहाँ पे हमें नज़र आता है। तो दो तरीके से यहाँ पे ट्रेड मुझे बनती हुई नज़र आ रही है कि हाईएस्ट एवर पे हम देख सकते हैं 11% का गेन है, उसके बाद इस सेटअप के बेस पे अगर देखें तो 30% का गेन है और यहाँ पे पैसा बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इसने पास्ट में लगातार इन्होंने अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। और क्योंकि अगेन ये 5,000 करोड़ इन्वेस्ट करने की बात करना है, जैसे यहाँ आप देख भी सकते हैं इस आर्टिकल के ऊपर, तो ये कंपनी अगेन यहाँ पे मल्टीबैगर आने वाले टाइम में बन सकती है। 4, 5, 6, 10 सालों के अंदर ये वापस से मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट करके देने के पूरे चांसेस इसके हैं। तो मेरी ये कोई बाय सेल करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं, आप अपने हिसाब से इस स्टॉक के अंदर डिसीजन लेंगे, चाहे आपको बाय करना है नहीं करना है वो आपका खुद का डिसीजन होगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की आप हेल्प ले सकते हैं। मेरे कहने से सिर्फ आप इन चीज़ों को लर्न करना सीखेंगे, किस तरह से किसी भी स्टॉक को यहाँ पे एनालाइज किया जाना चाहिए, ताकि आप एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बन पाए, अपने खुद डिसीजन खुद ले पाए, आपको टिप्स के बेस पे काम करने की ज़रूरत ना पड़े और हम सब मिल करके इस जर्नी में रिच बन सके। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर और इन्वेस्ट जरूर करते रहें।